नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूपीएसएससी में। चलिए जीएस के सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। जीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जीएस का हमारे पास है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था। तो गौतम बुद्ध, अगर इनकी बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जैन हो या गौतम बुद्ध हो। आज गौतम बुद्ध की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है, ये कब होता है गौतम बुद्ध का जन्म? क्वेश्चन बनता है 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म होता है गौतम बुद्ध का। इनके बचपन का नाम क्या होता है? इनके बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ, ठीक है। बचपन का नाम क्या होता है? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है गौतम बुद्ध के। इनकी जो माता होती है प्रजापति गौतमी होती है, इनका पालन पोषण जो करती है, ठीक है। जो गौतम बुद्ध जी हैं, गौतम बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया था, क्वेश्चन आता है कहां पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था? तो निरंजना नदी के पास, ठीक है। निरंजना नदी के पास हाल ही में चर्चा में रही थी, तो बन सकता है क्वेश्चन, निरंजना नदी के पास इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त करा था गौतम बुद्ध ने। प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? एक क्वेश्चन इससे आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां से दिया था? तो प्रथम कहां पर दिया था? सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश। और सर्वाधिक पूछेगा, एक आता है पहला उपदेश और एक आता है सर्वाधिक। सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया था इन्होंने? 100 से सर्वाधिक और 100 से श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती, तो इससे याद रखना 100 से श्रावस्ती, 100 से सर्वाधिक। तो सर्वाधिक उपदेश कहां पर देंगे? श्रावस्ती में। और प्रथम उपदेश देंगे सारनाथ में गौतम बुद्ध जी। जन्म इनका 563 में होता है और जो इनकी मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु होती है 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। मृत्यु कब होती है? 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। तो जन्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और इसके अलावा गौतम बुद्ध के जो मृत्यु की घटना है, इसको महापरिनिर्वाण नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण नाम से किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध की मृत्यु को जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध। और बात कर रहे हैं यहां पर गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सुबध, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सुबध जो था अंतिम व्यक्ति था जिनको इन्होंने अपने दीक्षित किया था, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना है इस चीज को। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 आपके पास है, चीनी लेखक भारत में उल्लेखित किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक जो भारत का उल्लेख करते हैं किस नाम से करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें चीनी लेखक की, तो चीनी लेखकों का आपसे क्रम पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा चीनी यात्री आया था। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो फाहियान आपने सुना होगा, फाहियान, ठीक है। फाहियान जो आता है सबसे पहले आता है किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आता है? फाहियान आता है। तो इस चीज को नोट करके लिखना। इसके बाद जो चाइनीज यात्री आता है भारत में, वो कौन होता है? वो सुंग युन होता है, ठीक है। सुंग युन, ये चीज आप नोट करना। सुंग युन आता है इसके बाद, ठीक है। ये चीज नोट करना। और ये कब आता है? 518वीं ईस्वी पूर्व में, 518वीं ईस्वी पूर्व में ये आता है। और इसके बाद जो भारत आएगा, ठीक है, ये क्रम है इनका। इसके बाद आता है वेनसांग। ये क्वेश्चन आपके पिछली बार वीडियो में आया था। वेनसांग जो है ये भारत में कब आया था? सीधा डेट पूछ ली थी। तो वेनसांग जो भारत में था 629 ईस्वी पूर्व में आया था। 629 ईस्वी पूर्व में आया था। और किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के काल में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में वेनसांग आता है। लास्ट में कौन आता है? इतसिंग आता है, ठीक है। इतसिंग, ये क्वेश्चन आया था, सॉरी, ठीक है। इतसिंग। तो ये क्रम है भाई चाइनीज यात्रियों का जो भारत आते हैं बौद्ध की जो पढ़ाई के लिए या फिर बौद्ध के जो साक्ष्य होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। सबसे पहले फाहियान आएगा, फिर सुंगयन आएगा, वेनसांग, इतसिंग। इतसिंग कब आया था पूछा था पिछली बार? तो 7वीं शताब्दी में आया था इतसिंग, ठीक है। 7वीं शताब्दी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना था। कौन सी शताब्दी में आया था? तो 7वीं शताब्दी में आया था ये आपका इतसिंग। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी यहीं से पूछ ले। ये चीज आपको नोट कर चलनी है। अब यहाँ पर जो चीनी लेखक थे, इन्होंने आपको पता है क्या करा था? कोई नालंदा गया था, बौद्ध के साक्ष्य इकट्ठा करे थे। वेनसांग इसमें से उत्तराखंड में भी आया था। उत्तराखंड में कहां पर आया था? तो काशीपुर में ही आया था, ठीक है। बताया जाता है काशीपुर में 636 ईस्वी पूर्व के आसपास ही आया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेनसांग उत्तराखंड कब आया था? यही आता है, आपको पता है, मोक्ष पर्व कहता है कुंभ को, ठीक है। उत्तराखंड को भी एक अन्य नाम से संबोधित करता है, पौरव वंश के समय ही आता है। लेकिन जो यहाँ पर चीनी लेखक थे, भारत को यिनतु नाम से संबोधित करते थे। यिनतु, ठीक है। यिनतु नाम से संबोधित करते थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत को यिनतु नाम से ये संबोधित करते थे जो चीनी यात्री होते थे। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। 58 क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित
दारुल सफा क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक भाई, बहुत बार बताया है एफएसटी, ठीक है। एफएसटी क्या करता है आपको पता है, अनेकों विभागों की स्थापना करता है अपने कार्यकाल के दौरान। अब यहां पर ये दारुल सफा की स्थापना करता है फिरोज शाह तुगलक। ये था एक खैराती अस्पताल, ठीक है, जो एक क्या था, खैराती अस्पताल था, दारुल सफा। ये चीज आपको नोट करनी है। और किसने स्थापना करी थी? डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, एफएसटी ने करी थी, यानी फिरोज शाह तुगलक। इसी के द्वारा दीवाने खैरात, ठीक है, दीवाने खैरात इसी के द्वारा स्थापना करी गई थी। तो खैरात से आपको लग ही रहा होगा खैरात बटरी है, तो खैरात बटरी है मतलब दान विभाग हो जाएगा, ठीक है, दान विभाग। खैरात मतलब क्या है, बोलते नहीं खैरात में मिली है क्या, दान में मिली है, इसका मतलब क्या है कि खैरात, दीवाने खैरात क्या हो जाएगा, दान विभाग। स्थापना कौन करता है? फिर से एफएसटी करता है। इसी के अलावा दीवाने इस्तिगान, ठीक है, दीवाने इस्तेहान की भी स्थापना। दीवाने इस्तेहान क्या होता है? पेंशन विभाग होता है, ठीक है, पेंशन विभाग क्या होता है? दीवाने इस्तेगान, इसकी स्थापना कौन करता है? ये भी एफएसटी करता है। एक आता है दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान, इसकी स्थापना भी एफएसटी करता है। ये क्या होता है? दास विभाग। तो ये तीनों विभागों की स्थापना कौन करता है? दास विभाग, पेंशन विभाग और दान विभाग। ये कौन करता है? एफएसटी करता है। साथ ही साथ दारुल सफा क्या होता है? खैराती अस्पताल होता है। इसके अलावा आपको बताया था दीवाने कोही, ये क्या होता है भाई? ये होता है आपका कृषि विभाग। इसकी स्थापना कौन करता है? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक करता है। दीवाने कोही ये होता है आपका कृषि विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। परसों ही आपको बताया था। देखिए 4 लोग होते हैं जहांगीर के कार्यकाल में जो भारत आते हैं। बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर आपको बताया है 1605 में गद्दी में बैठता है, 1627 तक, ठीक है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर मैंने बताया था जहांगीर के कार्यकाल में जो इनकी आत्मकथा थी, मोतीबंद खान ने इसको पूर्ण करा था। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं जो 4 यात्री आते हैं, आपको पता है इसके कार्यकाल में 4 यात्री विदेशी बाहर से आते हैं। जो इसमें से होते हैं 3 तो यूरोपीय होते हैं, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, ठीक है। 3 क्या होते हैं? यूरोपीय होते हैं। तो क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय नहीं है, या फिर कौन सा अंग्रेज था जो इनके दरबार में आया था। तो आज इसने पूछ लिया है ब्रिटिश शासक कौन था जो इनके दरबार में आया था। तो सीधा सीधा आपको पता है विलियम हॉकिंस, ठीक है, सर विलियम हॉकिंस जो थे इनके दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। बाकी विलियम फिंच हो गया, एडवर्ड टेरी, ये कौन थे? ये यूरोपीय थे भाई जो इनके दरबार में आए थे। तो डिफरेंस समझना है, यूरोपीय अलग है, अंग्रेज अलग है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ब्रिटिश पूछ रहा है, तो ब्रिटिश विलियम हॉकिंस हो जाएंगे। और ये दोनों भी इसी के दरबार में आए थे, लेकिन ये यूरोपीय थे। इसके अलावा सर टॉमस रो, ठीक है, सर टॉमस रो, ये भी क्या थे? यूरोपीय थे, इनके दरबार में आने वाले, ठीक है। तो ये बता दिया है परसों ही, इस चीज को नोट करके लिखना। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी थी? भाई अरुणा आसिफ अली रिपीटेड क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। किसके साथ जुड़ी थी अरुणा आसिफ अली? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है, 8 अगस्त, बात करें 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का हो जाता है। और इसी में क्या इंपॉर्टेंट है, ये इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा असहयोगी आंदोलन सितंबर 1920 का, भाई असहयोगी आंदोलन कब का है? सितंबर 1920 का आपका असहयोगी आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब का हो जाएगा? 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 का। यहीं पर आपको पता है दांडी मार्च भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 का हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों आंदोलन इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रही, अगर पूछेगा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो यहां पर आपको विनोबा भावे के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 61, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? अब मुस्लिम लीग बहुत चर्चा में रह रही है आजकल। राहुल गांधी के एक बयान के बाद मुस्लिम लीग जो है अच्छी खासी चर्चा में आ चुकी है। मुस्लिम लीग की अगर मैं बात करूं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ठीक है। स्थापना कौन करता है मुस्लिम लीग की? तो आगा खां, ठीक है, आगा खां। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? आगा खां। और किसने करी थी? सलीम उल्ले ने, ठीक है,
सलीमुल्लाह और आगा खान ने क्या करा था, मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी 1906 में। आजकल आपने चर्चाओं में देखा होगा ना, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि मुस्लिम लीग जो है सेक्युलर पार्टी नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप से ही बयान था। और जो मुस्लिम लीग है, आधे भारत के लोग सोच रहे हैं जो कर्नाटका में मुस्लिम लीग है वो यही वाली मुस्लिम लीग है, लेकिन वो मुस्लिम लीग अलग है भाई। ये मुस्लिम लीग अलग है जो भारत पाकिस्तान के विभाजन के उससे पहले बनी थी ना, जो जिन्ना जिसके अध्यक्ष थे। तो इसकी जो 1940 की अध्यक्षता किसने की थी पूछ रहा है आपसे, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या करा था, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 62, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था। तो 1937 में आपको पता है कि ब्रिटिशरों ने क्या करा था, प्रांतीय सेवाओं में चुनाव करवाए थे। तो यहां पर जो है कांग्रेस का शासन चला था, लगभग 28 महीने बताया जाता है शासन चला था। तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार, क्वेश्चन को समझना है, क्या कह रहा है, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारा। अब राजस्व मतलब जो आपका जो काम है भाई, जो धन आएगा जिससे सरकार चलेगी, आपका राज्य चलेगा, तो इसका जो बंटवारा होगा वो कौन करेगा, इस राजस्व के बंटवारे का मुख्यमंत्री तो करेगा नहीं भाई। अगर मुख्यमंत्री करता तो सब कुछ, मुख्यमंत्री तो अपने पास पैसा रखता, सब कुछ खा लेता, राज्यपाल भी नहीं करता है, करता कौन है, राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन डी आपका यहां पर सही हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग क्या करता है, राज्य सरकार के बीच राजस्व के बंटवारा करता है। अगर हम बात करें राज्य वित्त आयोग की, किस अनुच्छेद में आता है, तो 243 का आई। ठीक है, आपने पढ़ा होगा राज्य वित्त आयोग 243 का आई। और केंद्र का वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग किसमें आता है भाई, 280 आर्टिकल वित्त आयोग होता है। इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है आपके वित्त आयोग में, एक अध्यक्ष हो जाएगा और 4 इसके सदस्य होते हैं वित्त आयोग के। तो ये चीज नोट करनी है, वित्त आयोग का आर्टिकल पूछेगा 280 केंद्र का, ठीक है, ये केंद्र का हो जाएगा। और राज्य का पूछेगा तो 243 का आई जो होगा राज्य का वित्त आयोग होगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी, राज्यपाल दिख रहा होगा भाई, राज्यपाल का कौन सा अनुच्छेद है, होने को बेसिक क्वेश्चन है, आप आधे ज्यादा लोगों को रिकॉल नहीं हो पा रहा होगा। वीडियो को 2 मिनट पॉज कर सोचो, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगर मैं बताऊं राज्यपाल, तो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत क्या है, राज्यपाल का गठन है। राज्यपाल का जो पद है ये कहां से लिया गया है, मतलब गठन ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है, कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है भाई, उत्तराखंड के 8वें क्रम के गुरमीत सिंह जी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 164, सर्च कर लीजिएगा, अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो केंद्र वित्त आयोग आपका 280 अनुच्छेद में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। देखिए, आहूत शब्द को पकड़ना है, यहां पर बहुत से लोगों ने इसका क्या मारा है कि राज्यसभा के सभापति द्वारा या फिर कुछ और। आहूत का मतलब क्या है, बुलाना। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, मैं अगर बात करूं संयुक्त बैठक कब होगी भाई, संयुक्त बैठक कब होती है, जब दोनों ही सदन में आपसी मतभेद हो जाता है, कोई भी बिल आपका पास नहीं हो रहा होता है, यानी इमरजेंसी जब हो जाती है। तो इमरजेंसी नंबर क्या होता है, डायल 108। तो 108 में ही आपका क्या आता है, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में आता है। ये संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त जो बैठक है, इसका प्रावधान कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया है भाई। संयुक्त बैठक जो आपकी होती है ना, और इसी संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, यहां पर आपको पता है लोकसभा का, सॉरी बुलाता तो राष्ट्रपति है। ठीक है, बुलाता राष्ट्रपति है, और जो इसकी अध्यक्षता होती है आहूत, इसको कौन करता है भाई, इसको करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन, वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला हो जाएंगे अध्यक्ष। और कहां के जो है सांसद ओम बिरला जी, तो राजस्थान से सांसद हो जाएंगे भाई, राजस्थान से। अगर मैं पूछूं अब तक संयुक्त अधिवेशन की बैठक कितनी बार हो चुकी है, जो संयुक्त होता है ना, दोनों सदन आपके बैठे होते हैं, ये कितनी बार हो चुकी है, तो लगभग अभी तक 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन हो चुका है पूरे भारत में। ठीक है, नोट कर लिखना, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि संयुक्त अधिवेशन अब तक कितनी बार बुलाया गया है, तो 3 बार जो है आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है।
नोट करने वाली चीज है, संयुक्त अधिवेशन कब नहीं बुलाया जाता है? जब भी आपको संविधान संशोधन करना हो, ठीक है। संविधान संशोधन में कभी भी आपको जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है, दोनों ही सदन से अलग अलग तरीके से बिल पास करवाना पड़ता है, ठीक है, 2/3 बहुमत या फिर जो भी उसके प्रावधान है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन एक सामान्य बिलों में बुलाया जाता है 108 अनुच्छेद के तहत, और अब तक भारत में कितनी बार हुआ है? तो 3 बार ये हो चुका है, ठीक है। इस चीज को नोट कर चलना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? जो मंत्रिपरिषद है, सबसे पहले तो आपको ये नोट करके चलना है, मंत्रिपरिषद, भाई मंत्रिपरिषद किसका हो सकता है? या तो केंद्र में होगा या राज्य में होगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद एक सीएम है भाई, उसके पास क्या होगा? मंत्रियों का अपना एक सम्मेलन होगा, और उसी तरीके से प्रधानमंत्री के पास होगा। तो ये किसी के प्रति जिम्मेदार तो होंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी तो कोई ना कोई है। ऐसा तो है नहीं कि मंत्री स्वतंत्र है भाई, स्वतंत्र तो वैसे हैं फैसले लेने के लिए, लेकिन उत्तरदायी किसी ना किसी के प्रति तो होंगे। ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो लोकसभा के प्रति जो होते हैं मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, आप अभी ब्रजभूषण का मामला है, आपने देखा होगा हाल ही में पहलवान क्या है, दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। जो ब्रजभूषण है, इनके खिलाफ जो है आरोप लग रहे हैं। ये क्या है? खेल फेडरेशन के अभी अध्यक्ष हैं, लेकिन ये मंत्री नहीं है। अगर मंत्री होते तो इनका क्या होता? लोकसभा में जाते तो विपक्ष क्या करता? भाई इस्तीफा दो कर हंगामा करता। तो कहीं ना कहीं ये किसके प्रति उत्तरदायी है? ये हो जाएंगे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहां पर क्या होता? विपक्ष करता अध्यक्ष से शिकायत, और अध्यक्ष क्या करते? इनको बोलते, अब देना ना देना इनकी मर्जी है इस्तीफा, लेकिन इनको यहां पर प्रेशर बनाया जाता। ये किसके प्रति उत्तरदायी होते? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते, ठीक है। और मंत्रिमंडल शब्द, इसका संविधान में केवल एक बार उल्लेख हुआ है आज तक, ये चीज नोट करनी है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान में एक ही बार हुआ है, और किस अनुच्छेद में हुआ है? तो ये हुआ है भाई अनुच्छेद 352 में, ठीक है। अनुच्छेद 352 में हुआ है मंत्रिपरिषद का एक ही बार उल्लेख, और 352 अनुच्छेद में। तो क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है, ये चीज नोट करनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, बगैर नहीं किया जा सकता। यह क्वेश्चन समझना है। राज्य विधानसभा कह रहा है तो जाहिर सी बात है संसद तो आएगा ही नहीं, ऑप्शन ए तो आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, अब राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप तो होगा नहीं भाई आपकी, ठीक है। कि जो आपके विधेयक होते हैं इनमें राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो यहां पर आपको सीधा सीधा 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो रहे हैं। तो राज्य के राज्यपाल की संस्कृति से, स्वीकृति से होगा, संस्कृति कर दिया यहां पर, ठीक है, स्वीकृति से होगा यहां पर, ठीक है, स्वीकृति से होगा भाई। राज्यपाल की जो स्वीकृति है इसको अनिवार्य होगा भाई। कोई भी धन विधेयक है, अगर राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्यपाल की संस्तुति के, ठीक है, संस्तुति होगा यहां पर, बगैर राज्यपाल की संस्तुति के नहीं किया जाएगा। और आपको यह पता करना है भाई, जो धन विधेयक होता है किस अनुच्छेद में आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं धन विधेयक किस अनुच्छेद में आता है, धन विधेयक आ जाएगा आपका अनुच्छेद 110 में। केंद्र का जो धन विधेयक है यह आ जाएगा 110 में। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्माण कौन करता है, ये डिसाइड कौन करता है? तो आपका जो अध्यक्ष होता है, विधानसभा में होगा तो विधानसभा अध्यक्ष होगा, लोकसभा में होगा तो लोकसभा अध्यक्ष से डिसाइड करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, ये अधिकार किसके पास होता है? ये अध्यक्ष के पास होता है। दूसरा यहां पर आपको नोट करना है कि वित्त विधेयक, ठीक है, एक आता है आपके पास धन विधेयक। वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में आता है? तो वित्त विधेयक जो होता है आपका, वित्त विधेयक आ जाएगा अनुच्छेद 117 में। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, वित्त विधेयक आपका आता है अनुच्छेद 117 में। एक आता है आपके पास वार्षिक वित्त विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्त विवरण जिसको हम कहते हैं बजट, ठीक है, वार्षिक वित्त विवरण, वार्षिक वित्त विवरण, यानी यहां पर एनुअल फाइनेंशियल बजट की बात हो रही है। तो बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं है, बकायदा हमारे संविधान में लिखा गया है वार्षिक वित्त विवरण। जो आपका निर्मला सीतारमण है या फिर प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, जो वित्त विधेयक एक बक्सा सा लाते हैं, किस अनुच्छेद के तहत ये लाते हैं भाई? जो वार्षिक वित्त विवरण होता है तो ये करते हैं अनुच्छेद 112 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 112। तो तीनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, वार्षिक वित्त विवरण 112, धन विधेयक 110 और वित्त विधेयक 117। तो ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा पद को सृजन किया गया था?
तो किसके द्वारा भाई, अगर बात करें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा यानी CAG, कैग की यहां पर बात हो रही है। जो कैग का पद है किसके द्वारा सृजन किया गया था, आपको बताना है कैग का पद। तो संविधान के द्वारा बताया गया था कि कैग का पद जो है सृजन किया गया था जब आपका संविधान निर्माण हुआ था। बात करें कैग की, तो कैग कौन सा अनुच्छेद में आता है, कैग, ठीक है, अनुच्छेद 148 से 152 तक आपका क्या आता है, कैग आता है भाई। ये जो आपका कैग होता है ना, महालेखा परीक्षक, ये क्या कार्य करता है, ये जांच करता है भाई। और ये रिपोर्ट किसको सौंपता है, क्वेश्चन आता है तो राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंपता है, ठीक है, राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट जो रिपोर्ट होता है अपनी राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, या तो ये 6 वर्ष तक रह सकता है, ठीक है, या तो 6 वर्ष तक रह सकता है या 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। कौन, कैग। और कैग के बारे में बताया जाता है एक बार जो कैग बन जाए तो वो क्या करता है कि भारत के किसी भी सरकारी पद पर वो दोबारा नहीं स्थापित किया जा सकता, मतलब लाभ के पद पर, ठीक है, मतलब इसके बाद कोई भी नौकरी नहीं कर सकता है कैग। तो कैग जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक रह सकता है। अनुच्छेद 148 से 152 तक इसका पद रहता है। और रिपोर्ट किसको देता है, तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भाई अगर आपसे पूछूं निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग, आज बहुत अनुच्छेद आपको करा दिए हैं, उम्मीद करता हूं ये अनुच्छेद आपने याद करे होंगे। अगर मैं पूछूं निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो निर्वाचन आयोग जो है आपका अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग। इसमें बताया गया है भारत में निर्वाचन आयोग होगा और इसी निर्वाचन आयोग की पदावधि आपको बतानी है कि कितने वर्षों तक रह सकती है। तो यह इसका भी सेम है, या तो ये 6 वर्ष तक रहेगा भाई निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष है, या फिर ये रहेंगे 65 वर्ष की आयु तक। तो जो पहले हो जाए, मान लीजिए अगर कोई है, अगर 55 की उम्र में बन जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो 55 में 6 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां पर ये 61 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर वो क्या होता है, मान लीजिए 62 साल की उम्र में बनता है, 62 साल में क्या है 65 जब तक हो जाएगा तो 3 साल के अंदर इसको 65 हो जाएगा, तो 65 में रिटायर हो जाएगा, चाहे 3 साल इसके बचे भी हो। तो ये होता है पदावधि यानी इसका टाइम पीरियड। अब यहां पर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि 6 वर्ष से 65 वर्ष तक। अगर वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में जो आपके चुनाव आयुक्त हैं, सबसे पहले नोट करके लिखना है, जो आपके पहले चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, पहले चुनाव आयुक्त थे आपके पहले सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन जी क्या थे, आपके प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में कौन है भाई, वर्तमान में आपके जो 25वें हैं, ठीक है, वर्तमान भी 25वें हैं, क्रम भी पूछ सकता है। और वर्तमान में आपके चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार जी, ठीक है, राजीव कुमार, ठीक है, किस क्रम के हैं, तो 25वें नंबर के हो जाएंगे राजीव कुमार वर्तमान चुनाव आयुक्त। हाल ही के पेपर में आपने देखा था, क्वेश्चन आया था कि कौन आपके चुनाव आयुक्त है, तो यही क्वेश्चन आया हुआ था आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य। भाई थोड़ा सा मैं सोच रहा था इसको मैप के थ्रू बताऊं, तो कोशिश करता हूं, देखता हूं अगर मैप के थ्रू चलता है तो। पहले तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है आपको ये बताना था। ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपका रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामेश्वरम द्वीप जो है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये कहां पर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु में। तो एक बार मैप के थ्रू कोशिश करते हैं रामेश्वरम द्वीप देखने की, ठीक है, रामेश्वरम द्वीप को जो है मैप के थ्रू देख लेते हैं भाई, दिखता है तो। रामेश्वरम द्वीप, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। थोड़ा सा मैप में देखेंगे रामेश्वरम द्वीप, अच्छा इसको ही बता तो ये आपका भाई भारत का मैप है, ये दिख रहा होगा आपको, यहीं पर क्या है रामेश्वरम द्वीप है। तो मैप के थ्रू इसलिए बता रहा हूं, देखो इसमें दिख तो रहा नहीं है कहां पर है, लेकिन आपको समझना है, ठीक है, आपको क्या समझना है, जो आपका रामेश्वरम द्वीप है, ठीक है, यहां पर हो जाएगा भाई रामेश्वरम द्वीप, ये वाले एरिया में, ठीक है, जो ये वाला एरिया दिख रहा होगा ना आपको, ये जो यहां से है जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं, राम सेतु, रामेश्वरम द्वीप शायद इसी को कहा जाता है, ठीक है।
तो ये वाला चीज जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित हो जाएगा। यहीं पर भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी संधि है, तो पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि किसके मध्य हो जाएगी, पाक जल संधि, तो ये हो जाएगी भारत और श्रीलंका के मध्य। साथ ही साथ यहीं पर क्या है आपका रामेश्वरम द्वीप भी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका, ये भारत का हिस्सा है, ये चेन्नई वाला तमिलनाडु वाला हिस्सा है, ये आपका श्रीलंका हो गया। इसी के बीच में क्या है, रामेश्वरम द्वीप हो जाएगा। और यहीं पर क्या है, इसी के बीच में पाक जल डमरू, आपने सुना भी होगा पाक जल डमरू, बच्चे पाक जल डमरू मारकर पाकिस्तान कराते हैं, लेकिन इस चीज को आपको देखना है, पाक जल डमरू आपका किसके मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाएगा पाक जल डमरू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को नोट कर लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैप के थ्रू प्रॉब्लम हो रही है यार, इस चीज को सॉल्व कर लेंगे तो आज थोड़ा सा मैप के थ्रू मुश्किल हो पाएगा, अगली बार आपको आएगा तो मैप के थ्रू बता दूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा इसकी सेटिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी सेटिंग देखनी पड़ेगी, उसको अगली क्लास में मैं देख लूंगा। अच्छा, भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो नहीं को पकड़ना है। फिर से बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हैं, नहीं नहीं कह रहे हैं ना, तो नहीं को अंडरलाइन करके चलो, पेपर में जब भी आता है इसको अंडरलाइन करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मत बोलना बेसिक क्वेश्चन गलत हो गया, डेली बताता हूं, नहीं वाली चीज को अंडरलाइन करना है। उस दिन आपको ट्रिक बताई थी, भारत का मैप इस तरीके से है, ठीक है, ये आपका भारत का मैप हो जाएगा। मैंने उस दिन बताया था जो आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा कुछ इस तरीके से यहां से आ रही है, ठीक है। अब किस क्रम से आ रही है, तो आपको उस दिन ये भी बताया था, इसका ट्रिक क्या थी, गरम छज्जा पत्रमी, ठीक है, गौ र म छ झा, ठीक है, गरम छज्जा पत्रमी, ठीक है, प त्र मी, तो ये थी आपकी ट्रिक, ठीक है। गरम छज्जा पत्रमी एक साथ बोलेंगे बार बार तो याद हो जाएगा, गरम छज्जा पत्रमी। गौ से हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है, रौ से राजस्थान, और ये क्रम से भी है, इसी क्रम से चलते हुए आ रहा है। यहां पर आपका गुजरात हो जाएगा, यहां पर आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपका एमपी मध्य प्रदेश में हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, और फिर झारखंड में हो जाएगा, इसके बाद पश्चिम बंगाल में आ जाएगा, फिर त्रिपुरा में आता है, और फिर मणिपुर में। तो यहां पर अगर हम बात करें कौन सा राज्य नहीं है, ठीक है, तो ओडिशा का नाम कहीं पर नहीं आया, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी से क्या होता है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर गुजरेगी पूछेगा तो 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, 8 राज्यों का क्रम आपको बता दिया है, गरम छज्जा पत्रमी, ठीक है, गौ र म छ झा पत्रमी। तो ये ट्रिक अगर आपको याद हो गई तो 8 के 8 राज्य आपको याद हो गए। क्वेश्चन यहीं से बनता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है, तो खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आपका भौमिक क्रम है वो कौन सा है भाई, हो जाएगा धारवाड़। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, धारवाड़। बात करूं धारवाड़ कहां पर है, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटका में, कर्नाटक में हो जाएगा। और कर्नाटक में ये आपको बताया था क्या है, कोलार और हट्टी, ठीक है, कोलार और हट्टी की खान। ये किस चीज के लिए फेमस है, अगर आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, ठीक है, रॉकी भाई वाली केजीएफ मूवी, उस मूवी में जो पूरी मूवी टिकी है वो कोलार गोल्ड माइंस पर ही टिकी है, ठीक है। जो कोलार और गोल्ड माइन है ये किसके लिए फेमस है, सोने के लिए फेमस है। कहां पर है, तो कर्नाटका में स्थित हो जाएगी। इसके अलावा आपको बताया था 72% भारत का एकमात्र राज्य अभ्रक जो उत्पादन करता है, अभ्रक, ठीक है, अभ्रक जिसको माइकर कहते हैं इंग्लिश में, या कुछ इस तरीके से कहते हैं। अभ्रक का उत्पादन कौन करता है, तो आपका अगर मैं आपसे पूछूं अभ्रक का उत्पादन एकमात्र भारतीय राज्य है जहां पर 72% से अधिक अभ्रक होता है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपका क्या होता है, सर्वाधिक अभ्रक होता है, लगभग 72% अभ्रक की उत्पादन कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है। इसके अलावा भारत में एकमात्र जिला जहां पर टिन होता है भाई, उत्तराखंड का तो सबको पता है, उत्तराखंड में कहां पर होता है, चमोली में होता है, ठीक है, उत्तराखंड में होता है चमोली में टिन। इसी तरीके से भारत में कहां पर होता है, तो भारत में हो जाएगा टिन बजा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या होता है, एकमात्र जिला है भारत का जहां पर टिन उत्पादन होता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा ज्वार खान, ज्वार की खान कहां पर है भाई, ज्वार की खान, ठीक है, ज्वार कहां पर है, ये हो जाएगा राजस्थान में। ये किस चीज के लिए फेमस है, ज्वार की खान अगर पूछूं, ज्वार की खान फेमस हो जाएगी जस्ता व चांदी के लिए, ठीक है। ज्वार की खान किसके लिए फेमस है, जस्ता प्लस चांदी। यहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा ना, ज्वार और जस्ता राजस्थान में होता है, किसके लिए फेमस है, चांदी और जस्ता के लिए फेमस ज्वार की खान राजस्थान में। और कर्नाटका में कोलार हट्टी हो गया आपका, ठीक है, केजीएफ फिल्म से रिलेट कर सकते हैं। टिन
एकमात्र राज्य भारत में छत्तीसगढ़, साथ ही साथ 3 उत्तराखंड में चमोली, और अभ्रक आपका कहां पर होता है 72%, ये होता है आपका आंध्र प्रदेश में। ये वाला टॉपिक जो है ना आपका खनिज संसाधन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, चाहे बेलाडीला की खान हो चाहे लोअर एक्स की हो, ये आयोग पूछता है यूकेएसएससी आयोग, ठीक है, ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीन पर्वत क्रम कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत आपने सुना होगा कौन सा है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये अरावली पर्वत कहां पर है? ठीक है, आपने सुना होगा अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं जो हैं गुजरात में भी फैली हुई है, ठीक है, राजस्थान में इसकी श्रृंखलाएं कुछ फैली हुई है, ठीक है, जो इसके लगे हुए राज्य है, चाहे हरियाणा हो या दिल्ली हो, ठीक है, हरियाणा और दिल्ली से भी इसकी जो होती है जो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब ऐसा तो है नहीं पर्वत है छोटा सा होगा, राजस्थान में ही होगा, ठीक है, सभी जिलों में होगा भाई, सभी जिलों में मतलब इसका विस्तार होगा, ठीक है, जो अरावली पर्वत है। अब यहां पर अरावली पर्वत के बारे में आपको 2-4 फैक्ट नोट करने हैं। अरावली पर्वत, अगर मैं बात करूं अरावली पर्वत, तो इसकी जो सर्वोच्च शिखर है उसको क्या कहा जाता है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी इसकी? गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। ये क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, गुरु शिखर किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो गुरु शिखर आपकी अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और अरावली कैसा है? प्राचीन पर्वत, मतलब सबसे पहला जो आपका हिमालय है ये तो नवीनतम पर्वत हो जाएगा, लेकिन जो प्राचीन पर्वत है वो कौन सा है? गुरु शिखर, माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है, माउंट आबू, ठीक है, कहां पर? राजस्थान के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। तो गुरु शिखर कहां पर है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित हो जाएगी, जो सर्वोच्च चोटी है अरावली की गुरु शिखर है। इसके अलावा ऑप्शन बी, विंध्याचल श्रेणियां, ज्यादातर इसका फैलाव कहां पर है? आपने देखा होगा मध्य प्रदेश। वैसे अगर बात करूं विंध्याचल श्रेणी की तो ये आ जाएंगी आपकी मध्य प्रदेश, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी आपकी कहां पर आती है? विंध्याचल श्रेणी जो आती है आपकी ये आ जाएंगे आपकी मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी आती है। साथ ही साथ गुजरात, यूपी और बिहार में, ठीक है, गुजरात, यूपी और बिहार में ये तीनों ही जगह आती हैं आपकी कौन सी? विंध्याचल श्रेणियां। हिमालय पर्वत श्रेणी भाई जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक। ये बताने वाली चीज नहीं है। और नवीनतम पर्वत है और सबसे ठंडा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत हो जाएगा। और सतपुड़ा, ये तो किसे नहीं पता है भाई, सतपुड़ा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के आसपास, ठीक है। और भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत की जो सर्वोच्च चोटी है K2 है भाई, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, कंचनजंगा K2 पर्वत हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो 86-11 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी कुल। ये चीज नोट कर लेना, बेसिक प्रश्न है, आ गया तो हिल जाओगे। यूकेएसएससी वैसे भी बेसिक पेपर बना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, हिमालय पारे से निकली नदियां हैं। तो हिमालय पार से निकली नदियां, सॉरी, ठीक है, हिमालय पार से कौन कौन सी नदियां हैं भाई? हिमालय पार से निकली नदियां, अगर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, हिमालय पार से नदियां जो निकली हुई है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये कहां से निकली है? हिमालय पार से निकली नदियां हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा प्रकार है। तो परसों ही बताया था, जो आपका तमिलनाडु है भाई, यहां पर वर्षाएं क्यों नहीं होती हैं? जब पश्चिमी विक्षोभ आता है आपका, यहां से क्या होता है? मानसून जो होता है यहां से आता है ना, आपने देखा ये आपका समुद्र है, यहां से भारत में प्रवेश करता है और आते आते क्या होता है? इधर साइड हमारे नॉर्थ साइड हो गया या फिर बीच के साइड आता है, जो भारत में मानसून आता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको पता है कुछ पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के कारण क्या है, जो हवाएं हैं, बादल हैं, वो इधर नहीं आ पाते हैं, इसी को हमने बोला पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ बोला। जो बादलें आपके इधर ही साइड रह जाते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि तमिलनाडु में वर्षा नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इधर ही साइड रह जाएगी। अब इधर से जब बादल, ये आपकी पहाड़ियां ऐसी लगी हुई है, कोई भी पहाड़ी है इस तरीके से अगर ये लगी है तो इधर तो ये आने ही नहीं देगी, तो इधर नहीं आने देगी, तो तमिलनाडु का जो ये वाला एरिया है यहां पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी भाई, ठीक है। तो बारिश यहां पर कैसी होगी? या तो यहां से लौटता हुआ मानसून आएगा, लौटता हुआ मानसून कब आएगा? यहां पर जब दिसंबर का टाइम होता है, आपने देखा होगा ना, अक्सर आप न्यूज़ों में सुनते होंगे दिसंबर के टाइम जब हमारे यहाँ पर ठंड पड़ रही होती है, तमिलनाडु में क्या होता है? भयंकर बाढ़ आ रही होती है, तो लौटता हुआ मानसून से वहां पर बारिश हो जाती है। दूसरा वहां पर क्या होता है? चक्रवाती मानसून से, ठीक है। दूसरा किस चीज से होता है? चक्रवाती से। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, चक्रवात से यहां पर वर्षा होती है, ठीक है। और उत्तरा जो भारत में होती है ना, नॉर्थ इंडिया में, क्वेश्चन आया था आपके सचिवालय रक्षक में, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत में, जो इधर से आपका ये आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इधर की साइड से आता है, जो आपका दुबई वाला एरिया है ना, जो ये इधर वाला अरब, सॉरी, ये वाला दुबई वाला एरिया, तो इधर से क्या आता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी पश्चिमी विक्षोभ से क्या होती है? शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा होती है। तो उत्तर भारत में वर्षा कब हो जाएगी? शीत ऋतु में उत्तर भारत में वर्षा कब होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है भाई? अगर चंद्रमा पर वायुमंडल होता तो वहां पर भी हम लोग इजीली रह रहे होते, ठीक है, इजीली रह रहे होते। अभी क्या है, फिलहाल के लिए खोज की जा रही है, तो वहां पर जो एक कारण बताया जाता है वायुमंडल ना होने का, तो यहां का जो कारण हो जाएगा आपको नोट करके लिखना है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनकी वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो इनके अणुओं का पालन वेग उनकी वर्ग माध्यम मूल्य से वेग से कम होता है। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट कर चलना और नोट कर चलना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 77, दिल्ली स्थित सीरा का किला, हजार सुतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो दिल्ली स्थित सीरा का किला, 1000 सुतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल, ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, इसका निर्माण करवाते हैं, ठीक है। इस चीज को नोट करके लिखना है। इसके अलावा ना एक क्वेश्चन मैंने कल जॉर्ज ग्रियर्सन बता दिया था हिंदी में, ठीक है। आपको थोड़ा सा वो चीज मेरे को वहां पर रिकॉल नहीं हो पाई थी। हिंदी में आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था, अभी याद आ गया मुझे अचानक से। जॉर्ज ग्रियर्सन बताया था, जिन्होंने क्या करा था, जो आपके विराम चिन्हों का, ठीक है, ये आपको मैंने विराम चिन्हों का जॉर्ज ग्रियर्सन बताया था, लेकिन इसका जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं था भाई, कामता प्रसाद गुरुजी, ठीक है। कामता प्रसाद गुरुजी ने कहा था, ठीक है। क्या कहा था? जो आपके विराम चिन्ह हैं इनकी संख्या कितनी है? 20 है। 19 ये बोलते हैं कि आपने जो है करेक्ट इंग्लिश से उठाए हैं, लेकिन एक जो आपका है ये पूर्ण विराम, जो हिंदी में सर्वाधिक इस्तेमाल होता है ना, पूर्ण विराम, ये बताते हैं कि ये हिंदी का ही है, संस्कृत का माना जाता है इसको। ये बोलते हैं 19 तो इंग्लिश से लिए गए हैं जो आपके जो विराम चिन्हों की सूचियां हैं, लेकिन जो एक पूर्ण विराम है ये आपका हिंदी का ही हो जाएगा। और ये किसने कहा था? कामता प्रसाद गुरुजी ने। कल मैंने आपको जॉर्ज ग्रियर्सन बता दिया था, तो वो चीज गलत थी, उस चीज को करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी की, तो यहां पर यार थोड़ा सा ना करेक्शन कर लेना उस चीज को, फिर बोलना मत कि गलत बता दिया था, इसीलिए क्लास देखा करो। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपको बताया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या होता है? सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, ठीक है। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय होते हैं? ठीक है, मंगोल आक्रमण, भाई सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय होते हैं। इसी के समय ये क्या करता है? सेना का भयंकर विस्तार करता है। क्यों करता है? क्योंकि मंगोल आक्रमण होते हैं। वहीं पर ये क्या करता है? सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर देता है ठीक है, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कौन करता है? खिलजी करता है। क्यों? अब बताइए, आपको मंगोल आक्रमण होंगे, सेना बड़ी करनी पड़ेगी, नगद वेतन भी चाहिए होगा, तो ये सब करता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा खिलजी के कार्यकाल में ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को ये अपनाता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में बताया था आपको, MBT, इसने क्या करा था? अमीर कोही, ठीक है, दीवाने कोही, ये क्या था? कृषि विभाग था आपका दीवाने कोही, जिसकी स्थापना कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से सुमेलित करें। तो आपको सुमेलित करना है भाई, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जो अच्छा, यहां पर गैर मुसलमानों से जो भूमि कर लिया जाता था, ठीक है, गैर मुसलमानों से भूमि कर लिया जाता था, इसको क्या बोला जाता था? आपको पता होगा, गैर मुसलमानों से जो भूमि कर लिया जाता था इसको खराज बोला जाता था जजिया कर, ठीक है, जजिया कर। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या था आपका? जजिया कर था। लेकिन हिंदुओं के द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जो हो जाएगा आपका खराज हो जाएगा, ठीक है। हिंदुओं के द्वारा कौन सा कर दिया जाता था? तो खराज, ठीक है, खराज कर। ये ऑप्शन ए यहां पर गलत, अच्छा सुमेलित करे कह रहे हैं ना, तो सुमेलित करना है, तो ऑप्शन ए जो आपका इसका हो जाएगा, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला कर खराज हो जाएगा। युद्ध की लूट में राज्य का एक 5वां भाग, इसका हो जाएगा भाई खुमस, ठीक है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। युद्ध में जो लूटा हुआ होता है उसका राजस्व भाग क्या होता था? 1/5, इसको खुमस कहा जाता था। मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर तो जो मुस्लिम भूमि कर देते थे उसको उश्र कहा जाता था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर, ठीक है, तो धार्मिक कर जो मुस्लिमों पर लगता था वो होता था जकाता। इस चीज को नोट करना है, जकाता किस पर लगता था? मुस्लिमों पर। और कैसा कर था भाई? धार्मिक कर था। वहीं पर गैर मुस्लिमों पर धार्मिक कर कौन सा था? जजिया कर था। तो इसका ऑप्शन अगर हम देखेंगे, फर्स्ट का सेकंड हो रहा है, सेकंड किस किस ऑप्शन में? ये दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, एक इसमें एक इसमें। सेकंड का क्या है? सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो रहा है। तो इस चीज को नोट करके लिखना है, जो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाली भूमि हो जाएगी उसको कहा जाता था खराज, ठीक है, हिंदुओं द्वारा दी जाने वाली भूमि खराज। युद्ध के लौटी गई एक भाग खुमस। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उश्र उसको कहा जाता था, ठीक है और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जकाता हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेज सर्वोच्चता स्थापित हो गई? आपको बताया फ्रांसीसी हार गए थे भाई, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए फ्रांसीसी हार गए थे ये वांडीवास के युद्ध में, जो कि 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज जो थे फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। और यहीं पर आपको क्या अंग्रेजी जो सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं, ये क्वेश्चन आया था एक बार, आयरकूट, ठीक है, आयरकूट जो होते हैं अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं 1760 के वांडीवास के युद्ध में। इसमें क्या होता है जो फ्रांसीसी होते हैं इनको अंग्रेज पराजित कर कर भगा देते हैं। इसके बाद फ्रांसीसी क्या करते हैं, पौंडुचेरी को, ठीक है, पौंडुचेरी से भी इनसे छीन लेते हैं। अंग्रेज कब छीनते हैं, 1761 में। जो पौंडुचेरी है जिसको वर्तमान में पुद्दुचेरी कहते हैं ना, उसको 1761 में अंग्रेज क्या करते हैं, फ्रांसीसियों से इसको भी छीन लेते हैं। भाई आपको पता है ना अंग्रेजों ने क्या करा, सभी को भगाने की कोशिश करते हैं। तो 1761 में क्या करते हैं, पुद्दुचेरी को छीन लेते हैं। किनसे, फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं अंग्रेज। और वांडीवास के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है, आयरकूट कर रहा होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया था, ठीक है। ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध, भाई प्लासी का युद्ध डेट सही आता है 23 जून, ठीक है, 23 जून 1957 को आपका 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच, रॉबर्ट क्लाइव और नवाजुद्दीन सिराजुद्दौला, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला किसके किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध होता है। एक बार एक क्वेश्चन देखा था ना मैंने सेंटर का एक क्वेश्चन था, पलासी किस नदी के किनारे है, भाई शायद सीजीएल का क्वेश्चन था, पलासी किस नदी के किनारे है। तो बहुत अलग क्वेश्चन लगा मुझे, पलासी जो हो जाएगा आपका भागीरथी नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है, भागीरथी। तो क्वेश्चन बन सकता है कंफ्यूज करने के लिए, भागीरथी नदी के किनारे हो जाएगा आपका पलासी, क्योंकि भागीरथी नदी लोग रिलेट ही नहीं कर पाएंगे ना, भागीरथी नदी ऑप्शन में देगा लोग सोचेंगे उत्तराखंड वाली है, लेकिन जो पलासी है आपका ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, वर्ष 2009 की सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीब है। तो वर्ष 2009 में भाई सुरेश तेंदुलकर समिति, पहले तो तेंदुलकर समिति किससे थी, गरीबी का आकलन करने के लिए थी। इसके अनुसार भारत में इसने बताया था कितने परसेंट लोग जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। तो इसने जो अपनी रिपोर्ट में बताया था 21.9% लोग जो है 2009 में। अब कोई नई रिपोर्ट आएगी तो उस रिपोर्ट का भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए 2009 की रिपोर्ट में तेंदुलकर समिति, ठीक है, तेंदुलकर समिति 21.9% बेरोजगार दर बताया था इसने भारत की। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गरीबी हटाने के चलाए जा रहे योजनाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो गरीबी हटाने के चलाए जा रहे योजनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले आपने सुना होगा इंदिरा गांधी, ठीक है, इन्होंने ये नारा दिया था गरीब हटाओ, ठीक है, अपोजिशन ने एक नारा दिया था इंदिरा हटाओ करके। तो इंदिरा गांधी बहुत चालू किस्म की थी, बहुत खतरनाक थी भाई। उन्होंने क्या करा, गरीबी हटाओ को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है गरीबी हटाओ को कन्वर्ट करके इंदिरा हटाओ को कन्वर्ट कर क्या कर दिया, गरीबी हटाओ। और 1971 के दौरान उन्होंने नारा दिया जो कि फेमस हुआ 1974 में, ठीक है, 1974 के चुनाव में काफी ये नारा चलने लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा, गरीबी हटाओ नारा, ठीक है। तो यहां पर जो आपको बताना है सम्मिलित नहीं है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, मनरेगा है इसके अंतर्गत, इनमें सभी, ठीक है, सभी सही है। इसका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है, गरीबी हटाने के चलाई जा रही योजनाओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना नहीं है भाई, ठीक है, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नहीं है, काम के बदले अनाज नहीं है, ठीक है। तो ये सभी जो इसमें शामिल सही है। और यहां पर आपको बताना है कि जो आपकी ये पंचवर्षीय योजना में, कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, 1974 में। तो आपको बताया ये योजना गरीबी हटाओ नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये क्वेश्चन आया था कि किस पंचवर्षीय योजना का था, तो सेंटर में क्वेश्चन आया था किस पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, गरीबी हटाओ करके। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 82, विश्व व्यापार संगठन इसका किस वर्ष कार्यान्वित हुआ विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, व्यापार। अब व्यापार आपको याद रखना है गैटा, इससे पहला GTTA, ठीक है, गैटा आया था आपका 1948 में, बाद में इसी को मॉडिफाई कर इसको बना दिया WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जिसको हम कहते हैं। जो इसका गठन हुआ था, इसका गठन 1995 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1995 में किसका गठन हुआ था, WTO का, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को। डेट सही लिख सकते हैं, 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो जेनेवा, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा में हो जाएगा,
ठीक है, जनेवा स्विट्जरलैंड में आपका पड़ता है। यहां पर इसका मुख्यालय हो जाएगा किसका, WTO का। एक आता है आपका WTO, ठीक है, वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड टूरिस्ट, ये तो आपका ट्रेड हो जाएगा, ट्रेड मतलब व्यापार हो जाएगा, टूरिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, विश्व पर्यटन दिवस नहीं, संगठन, विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है, WTO पर्यटन। अगर पर्यटन की बात करूं तो पर्यटन आपका कब का हो जाएगा, 1925 का, ठीक है। पर्यटन कब का है भाई, इन दोनों में डिफरेंस है। WTO ये क्या है, पर्यटन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये पर्यटन है, ये आपका क्या हो जाएगा, व्यापार, WTO। तो पर्यटन आपका कहां पर स्थित है, 1925 में बना था, और बना था मैड्रिड स्पेन में, ठीक है, मैड्रिड स्पेन में, ठीक है, मैड्रिड स्पेन में हो जाएगा आपका विश्व पर्यटन का मुख्यालय, और 1925 का हो जाएगा आपका ये चीज नोट कर चलनी है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। तो भुगतान संतुलन, आपका जो भुगतान संतुलन होता है, इसका प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। बेसिक सा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, आयात निर्यात से, ठीक है। जब आयात निर्यात आपका संतुलित होगा तो भुगतान संतुलन क्या है, बना हुआ रहेगा। पता लगा जैसे कि हमारा चाइना के साथ चलता है, चाइना के साथ आपको पता है ना, चाइना से लगभग हम 62% जो है मंगवाते हैं और इसको एक्सपोर्ट क्या करते हैं, 4% से भी कम करते हैं शायद, ठीक है। तो ये आपका भुगतान संतुलन इनके साथ बना हुआ नहीं है भाई। जो अमेरिका है, अमेरिका से हम क्या करते हैं, मंगाते कम है, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी है। जो भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए संदर्भ में किया जाता है, आयात निर्यात से, कि आप कितना निर्यात कर रहे हो, कितना आयात कर रहे हो, एक संतुलन आपका बना हुआ रहे। क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो सुपर कंप्यूटर, भाई सुपर कंप्यूटर क्या होता है आपको पता है, एक तो कंप्यूटर होता है नॉर्मल, एक होता है सुपर कंप्यूटर। तो क्रे2 आपने सुना होगा, ये सुपर कंप्यूटर है भाई, बिल्कुल है, ठीक है। क्रे2 आपका सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। क्रे XMP24 ये भी सुपर कंप्यूटर है, और तियाने 2 ये भी सुपर कंप्यूटर है, यानी उपरोक्त सभी इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसके अलावा भारत का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था भाई, भारत का था आपका परम, ठीक है, परम 8000 आपका पुणे की सीडेक कंपनी ने बनाया था। ये था आपका कौन सा, परम सुपर कंप्यूटर भारत का, परम 8000, ठीक है। वर्तमान में अब देखो, मैं देख रहा था ना तो अलग अलग दिखा रहा था, फुकांगू भी दिखा रहा था, फ्रंटियर भी दिखा रहा था, तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। इस चीज को क्लियर कर लूंगा एक बार कि फुकांगू है या फ्रंटियर। अगर आपको आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी मैं इस चीज को करेक्शन कर लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। 85 क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया। तो द्वितीय पीढ़ी में जो वैक्यूम ट्यूब है, आपको पता है वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था, फर्स्ट पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था भाई। इसके बाद द्वितीय पीढ़ी में आपका क्या हुआ, इसकी जगह पर ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल कराने जाने लगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पूछेगा ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी से था, तो सेकंड जनरेशन, ठीक है, 2G। और यहीं पर थोड़ा सा जनरेशन लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जनरेशन पूछता है एग्जामिनर अक्सर। अगर मैं आपको बताऊं आईसी चिप, ठीक है, आईसी चिप का निर्माण आपको बताया था बीच में किसने किया था, जेएस किल्बी ने किया था। ये कौन, सॉरी आईसी चिप, तो ये कौन सी जनरेशन की हो जाएगी आईसी चिप, तीसरी पीढ़ी की, ठीक है, तीसरी पीढ़ी की, यानी 3G, थर्ड जनरेशन की हो जाएगी। जी फॉर जनरेशन होता है ना, 3G हम बोलते हैं ना, 3G, तो यही है थर्ड जनरेशन, यानी तीसरी पीढ़ी की हो जाएगी आपकी आईसी चिप। इसका निर्माण किसने किया था, तो जेएस किल्बी ने, ठीक है, जेएस किल्बी ने इसका निर्माण करा था। सिलिकॉन की ये बनी हुई होती है। इसके बाद आपको नोट करके लिखना है मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, एक ही साथ आप गाने भी सुन लेते हैं, यूट्यूब भी चला लेते हैं, तो आपका फोन एक साथ मल्टी प्रोग्रामिंग कर लेता है। ये भी कब आएगा, 3G, ठीक है, 3G से समझ जाना, थर्ड जनरेशन यानी थर्ड पीढ़ी की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भाई, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। आप बोलते नहीं फोन में पबजी खेलते हो, बोलते नहीं यार मेरे फोन में तो ये वाला प्रोसेसर है, स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 4G आया तो 4G आते ही आपके क्या हुआ, फोनों में माइक्रो प्रोसेसर भी इंस्टॉल हो गए। इसके बाद सी भाषा आती है आपकी, सी लैंग्वेज, ठीक है, सी लैंग्वेज, सी भाषा कब की हो जाएगी, ये भी आपकी फोर्थ जनरेशन की हो जाएगी, सी लैंग्वेज, ठीक है, यानी चौथी पीढ़ी की हो जाएगी सी लैंग्वेज। ये चीजें आपको नोट करनी है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है, संगणक में प्रयुक्त आईसी चिप का पर्याय निम्नलिखित बनाए जाते हैं। तो संगणकों को, यानी संगणक किसको कहते हैं भाई, कंप्यूटर को कहते हैं हिंदी में, टिपिकल हिंदी होगी ये तो, ठीक है। अब यहां पर बताता है आईसी चिप, अभी बताया था आपको आईसी चिप सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन से, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, सिलिकॉन से। और आईसी चिप का निर्माण आपको बताया था, आईसी चिप थर्ड जनरेशन की हो जाएगी। साथ ही साथ आईसी चिप का निर्माण किसने करा था, तो
एस किल्बी ने, ठीक है, जेएस किल्बी ने इसका निर्माण करा था और ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की ये बनी हुई होती है आईसी चिप। क्वेश्चन नंबर 87, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी जो संशोधित अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। अच्छा 27 अक्टूबर, और सन पूछ रहा है आपसे कब लागू हुआ, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 का है भाई, कब का है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 का है। अगर एक्ट पूछेगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट, इस बार आपके पुलिस कांस्टेबल में आया था ना, आईटी एक्ट आया था, आईटी एक्ट कब का है, तो यहां पर सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम एक्ट 2008 का है। लागू कब हुआ था ये, 27 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 27 अक्टूबर 2009 को ये लागू हुआ था, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। इसके अलावा आपका आता है कंप्यूटर में आईटी एक्ट, ठीक है, आईटी एक्ट आता है आपके कंप्यूटर में। आईटी एक्ट आपका कब का है, आईटी एक्ट आपका जो आईटी एक्ट हो जाएगा 2000 का, ठीक है, 2000 का आईटी एक्ट हो जाएगा 2000, ठीक है, 2000 का आईटी एक्ट हो जाएगा। यही आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया था। और लागू कब हुआ था, लागू हुआ था आपका 17 अक्टूबर 2000 को, ठीक है, 17 अक्टूबर 2000 को। तो आगे भी आ सकता है भाई, आगे डेट ही पूछ ले, क्या पता, तो डेट नोट कर लेना, 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 आपके पास है, मन की बात के 100वें संस्करण के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 EM FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। उत्तराखंड के किस जिले में इस प्रकार का रेडियो ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। तो हाल ही में मन की बात, आपको पता है प्रधानमंत्री ने मन की बात करी थी भाई, देश से मन की बात करते हैं, काम की बात तो करते नहीं है। तो मन की बात इनका जो था, हाल ही में इसने क्या करा, 100वां एपिसोड पूर्ण कर लिया अपना, ठीक है, मन की बात ने। तो ये मन की बात ने 100वां एपिसोड पूरा करा। तो यहाँ पर जो था उत्तराखंड में भी आपको पता है अलग अलग जगह वर्चुअल हुआ था। देहरादून में ही क्या हुआ था, आपने सुना होगा, एक वीडियो वायरल हो रही थी फेसबुक पर कि एक स्कूल ने क्या करा, मन की बात सुनने का मना कर दिया। तो वहां पर टीचरों पे फाइन लगाया गया और बच्चों पे भी 100 रुपए का फाइन लगाया गया था, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। तो इसी के थ्रू एक यहाँ पर कार्यक्रम चला था, मन की बात कार्यक्रम। जो मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड में यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में यह कराया गया था, तो यहाँ पर उत्तरकाशी, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है, ठीक है। तो मन की बात के 100वें संस्करण के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्यों के और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 FM ट्रांसमीटर वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। उत्तराखंड के जिले में किस जिले में इस प्रकार के रेडियो ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया, तो उत्तराखंड में जो किया था उत्तरकाशी में किया था। इस चीज को नोट कर चलना है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे अब हम लोग। हाल ही में 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहां शुरू हुआ है। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है भाई, हाल ही में क्या हुआ, 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प महोत्सव हुआ। ये कहां पर हुआ, हरियाणा में हुआ। देखा था पिछली बार आपका बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, स्टैटिक क्वेश्चन भी है, देखिए इसीलिए मैं ऐसे करंट अफेयर डालते हूं ना। तो ये अगर आपने देखा है तो करंट अफेयर नहीं दिया है, संडे को फ्री में एप्लीकेशन पर होता है, कोई भी चार्ज नहीं देना है, ठीक है, एप्लीकेशन पर फ्री में होता है। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टारगेट यूके एसएससी बाय अंकित सर, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद फोन में एप्लीकेशन खुलेगी, बीच में जाना कोर्सेज में, यहाँ लिखा होगा कोर्सेज, इसमें क्लिक करोगे, इसको ऊपर को स्क्रॉल करना है, ठीक है, इसको स्क्रॉल करते जाना, नीचे 1 रुपए में करंट अफेयर दिखा रहा होगा, संडे करंट अफेयर, फ्री करंट अफेयर करके, उस करंट अफेयर में क्लिक करना और बताया है कि 1 रुपया नहीं देना है, वहां पर वीडियो भी दिख जाएगी, फ्री में टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना। हर रविवार को 100 नंबर का फ्री में टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद 47वीं बैठक कहां आयोजित हुई है। तो जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक भाई, अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है। और उत्तराखंड कौन से क्रम का राज्य था जीएसटी अपनाने वाला, तो 5वें क्रम का भाई, इसीलिए आपने उत्तराखंड का जीएसटी नंबर भी देखा होगा। तो उत्तराखंड का जो जीएसटी नंबर है 5वां ही है, ठीक है। संविधान संशोधन कौन सा था, एक क्वेश्चन बनता है, तो 101वां संविधान संशोधन था आपका जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है। और जीएसटी डे कब आता है, 1 जुलाई को जीएसटी डे आता है। जो इसकी 47वीं बैठक थी, ये बैठक कहां पर हुई, चंडीगढ़ में हुई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, चंडीगढ़ में इसकी बैठक हुई थी। साथ ही साथ आपको एक इंपॉर्टेंट नोट करना है, जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है काउंसिल का, ये वित्त मंत्री होता है भाई, ये प्रधानमंत्री नहीं होता है। यहां पर कंफ्यूजन मत हो जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। तो व्यास सम्मान 2022 किसके लिए मिला भाई,
पागल खाना के लिए मिला। और ये किसका था, उस दिन भी आपको बताया था, जो चतुर्वेदी है भाई, इनके दिमाग खराब हो गए थे, पागल हो गए थे ये, ठीक है। ये मतलब ये वाले नहीं है, थोड़ा सा चीजों को समझना। ज्ञान चतुर्वेदी तो इन्होंने पागल खाना लिखा था, व्यास सम्मान 2022 मिल गया, ये आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूं। चतुर्वेदी जी इन्होंने क्या करा था, यूकेपीएससी में घोटाले नहीं करे थे चतुर्वेदी जी, बहुत नाम चल रहा था ना, चारों वेदों के ज्ञाता जो चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने यूकेपीएससी में आपको पता है क्या करा था भाई, इन्होंने घोटाले कर दिए थे। अब वर्तमान में जेल में है, तो इन्होंने क्या करा, पागलखाना उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया 2022 का। तो चीजों को समझना है, भावनाओं को समझना है, ठीक है। किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जा रही है, यह आपका संपूर्ण जो है जीएस का सॉल्यूशन है। थोड़ा सा मैंने आजकल जरा सा बिजी हूं, इस चक्कर में क्लास जो है आपकी डिले हो जा रही है। आप 5 तारीख से आपको पता है आपका बैच शुरू हो चुका है भाई, 5 जुलाई से, ठीक है, 5 जून से 5 जुलाई तक, ठीक है, 5 जुलाई तक आपका दूसरा वीडियो का बैच शुरू हो चुका है, अंतिम बैच। इस बैच में पेपर डल चुके हैं, जो भी छात्र जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, नंबर दिए हुए हैं, संपर्क कर सकता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है आपको, टारगेट यूकेएसएससी, वहीं से आप लोग बैच में जुड़ पाएंगे। बाकी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आपको रीजनिंग का सोल्यूशन आनंद सर आके करा देंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का रीजनिंग का आपका 92 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। ये आपका जल प्रतिबिंब यानी आपका जो जल होगा कहाँ होगा, नीचे साइड होगा, ठीक है। जो आपका ये जल है, ये कह रहा है कि इसमें इसका प्रतिबिंब क्या होगा। इसमें क्या होता है, जो आपकी लेफ्ट, जो आपकी अप की चीजें होती है, यानी कि जो ऊपर साइड होती है, और जो एक डाउन साइड होती है, यानी जो डाउन होता है वो आपका अप आ जाता है, यानी कि ऊपर आ जाता है, और जो आपका अप होता है वो क्या आ जाता है, नीचे डाउन आ जाता है। तो ठीक है, तो इसको देखना है। सबसे पहले हम इसे देखेंगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये तीनों में नीचे है, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखेंगे, तो ये क्या है, इसमें भी इसमें ऊपर है, तो ये तो पहले सॉरी ये ऊपर ही जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसमें ऊपर जाएगा, इसमें भी ऊपर जाएगा। अब क्या देखना है, जो ये है, ये वाला साइन आपका नीचे साइन होगा, नीचे साइड होगा, ठीक है। तो इसमें तो है नहीं पहले वाले में, ठीक है, इसमें है, इसमें है, तो अभी दोनों में कौन सा होगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ये तीसरा वाला है, इसमें क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये इस टाइप में बन जाएगा इसमें वाटर इमेज में, ठीक है। तो वाटर इमेज में जब ऐसा बनेगा तो इसमें है, ठीक है, लेकिन तो इसमें तो ये पहले कैंसिल हो गया था। अब इसमें एक सीधा बना है, ये सीधा नहीं होगा, क्या होगा, उल्टा होगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो इसकी वाटर इमेज बनेगी ये ऑप्शन नंबर 3 वाली बनेगी, ठीक है दोस्तों। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निर्देश निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति दी गई है, आकृति को निहित करें, ठीक है। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इसमें ये बताना कि इसमें से कौन से में फिट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है यानी कि इसमें कौन सा डायग्राम इसके अंदर बैठा है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये कैसा है, ऐसा है, ठीक है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें पहले वाले में तो है नहीं, है पहले वाले में तो ऐसा कहीं आ ही नहीं रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरे वाले में ऐसा कहीं नहीं आ रहा है। अब तीसरे वाले को देखेंगे, तीसरे वाले में देखूंगा आप तो एक ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, फिर ऐसा आ रहा है, फिर वापस, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ तो ऊपर से तो सही है, ऊपर से देखेंगे आप तो बिल्कुल सही है, ऐसे बन रहा है, लेकिन नीचे से थोड़ा ये स्लिम में वो बन रहा है, इसके जो लाइन है वो थोड़ा टेढ़ी हो जा रही है। जो ये आकृति हमें बताने की किस कौन से डायग्राम में आपके बनी हुई है, ठीक है। जैसे ये आपका ये डायग्राम दे रखा है इन्होंने, इसने पहले ये लाइन है ऐसे ऐसे ऐसे, और जो आपका ऐसा बन रहा है ये बन रहा है, आपकी आकृति बन रही है, ठीक है। अब हमें इनमें चेक करना है कि कौन से डायग्राम में आपकी ये आकृति बन रही है। पहले वाले में तो नहीं बन रही है, दूसरे वाले में आप चेक करेंगे, दूसरे वाले में ऐसा कोई लाइन ही नहीं है, तो ये भी तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे वाले डायग्राम पे। तीसरे वाले डायग्राम की बात करें तो इसमें अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, फिर ऐसा आ रहा है, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऐसा आ रहा है, फिर ऐसा आपका, फिर ये ऐसा ऐसा ऐसा, ओके, ऐसा बन जा रहा है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो ऊपर तो आपका सही है, ऊपर से आप अगर देखेंगे तो ऊपर से आपका बिल्कुल सही बन रहा है, लेकिन जब आप नीचे जा रहे हैं तो इसका ये जो लाइन है ये टेढ़ी हो जा रही है, ठीक है। ये दोनों लाइन आपकी टेढ़ी हो जा रही है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन डी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से सीरीज का क्वेश्शन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करनी। आपको एक सीरीज दे रखी है 3, 11, 38, 102 और क्वेश्चन मार्क और 445, तो बतानी कौन से मार्क देगा आपका, कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें सीरीज की, तो सीरीज में क्या देखना, सबसे पहले मैंने आपको बताया डिफरेंशियल मेथड, यानी कि इनका बीच का अंतर कितना है। अगर हम बात करें 3, 11, 38, 102 और क्वेश्चन मार्क और आपका 443, ठीक है। तो 443 अगर इनका डिफरेंस देखें, यानी कि इन दोनों का अंतर देखें, तो 11 में से 3 गए, कितना बचेंगे आपके, 8 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों का जो अंतर होगा कितना होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा 8 में से 1 गए, आपको कितने बच जाएगा, 7, और 3 में से 1 गए 2, ठीक है। इसी प्रकार हम तीसरे का देखेंगे 38 और 102 का, 102 में माइनस 38 कितने बचेगा, तो कितना बचेगा आपका 12 में से 8 गया, आपका कितना बच जाएगा, आपका 12 में से 8 गया, आपका 4 बचेंगे,
ठीक है। इसी प्रकार अगर ये एक हासिल इधर आती तो ये कितना हो जाता आपका 9 हो जाता है। 9 में से 3 गए, कितना बचेगा आपका कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आप अगर इसे ढंग से देखेंगे तो ये किसके क्यूब होते हैं, ठीक है। ये किसका क्यूब होता है आपका, ये किसका क्यूब होता है आपका 2 का क्यूब होता है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाता है आपका, कितना हो जाता है 8 हो जाता है। इसी प्रकार 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब हो जाता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाता है आपका 27 हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम 64 देखिए, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, ठीक है। 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64 होता है। तो इसके बाद कौन सा क्यूब आएगा, इसके बाद आएगा आपका 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 होता है। 5 गुणा के 5 गुणा के 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे 125 ऐड कर देंगे, 102 प्लस 125, तो 125 कितना हो जाएगा आपका 5 और 2 7, 2 का 2 और 1 और 1 2, तो 227। तो 227 आपका कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये आपका श्लोक से क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कुछ गिलास चम्मच है, सभी चम्मच जग है। तो हमें निष्कर्ष बताना है कि सभी गिलास जग है और कुछ चम्मच जग है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, ये कह रहा है कि कुछ गिलास चम्मच है। मान लीजिए ये आपके गिलास है, ठीक है, ये आपका गिलास हो गया, ठीक है। ये कह रहे हैं कुछ गिलास आपके चम्मच है, यानी कुछ तो क्या है आपके जो चम्मच है वो क्या जाएंगे आपके गिलास हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है कि सभी चम्मच जग है। तो सभी चम्मच जग होंगे तो यानी कि ये कैसे होगा, जो आपका होगा ये आपके जो क्या है चम्मच हो जाएंगे, ऐसे जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सारे चम्मच आपके इसके अंदर आ जाएंगे, किसके आपके जग के अंदर, ठीक है। अब हमें निष्कर्ष देखना, निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी जग गिलास है। देखो सभी जग गिलास है नहीं है, पहले तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा कह रहा है कि सब कुछ चम्मच जग है, कुछ चम्मच जग है। देखते हैं ये चम्मच है ये जग है, ठीक है। हाँ कुछ चम्मच जग है, सभी चम्मच जग है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बैठेगा एक केवल एक निष्कर्ष नहीं, दूसरा आपका सही हो जाएगा। ये केवल दूसरा निष्कर्ष है जो आपका सही बैठ रहा है यहाँ पे, जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, ठीक है। उस अक्षर संख्या का चयन करें जो यू अक्षर वाले फलक के विपरीत होगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हमें देखना है कि इन दोनों में हमें निकालना क्या है। सबसे पहले देखना हमने यू, तो यू किस में है, इसमें है, ठीक है। अब इसमें तो इन दोनों को हम देखना है कि कॉमन क्या है इन दोनों में। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो आपका 9 दोनों में कॉमन है। अब एक चीज करना है यहाँ पे आपको, ये तो क्लॉकवाइज चलना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या करेंगे 9 को आप क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि जब घड़ी घूमती है आपकी तो कैसे घूमती है, इधर साइड घूमती है, तो आपको इधर साइड इसको घुमाना है। इसके बाद 9 के बाद क्या आ जाएगा आपका ओ आ जाएगा, ओ के बाद क्या आ जाएगा आपका ई आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करना है, इसको भी ऐसे घुमाना है। 9 तो यहाँ पे 9 इसके नीचे लिख देना है, ठीक है। इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है, इस साइड घुमाना है। 9 के बाद क्या आ रहा है आई, और आई के बाद क्या आ रहा है आपका यू आ रहा। तो यू का जो आपका विपरीत होगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका यू का विपरीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में आप इसको घुमाओगे उसी डायरेक्शन में आपको इसी को घुमाना है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा इनके विपरीत आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको सार्थक यानी कि इंक्रीज से डिक्रीज या डिक्रीज से इंक्रीज में लगाना है। अगर हम सबसे पहले बात करें इनमें सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा देखेंगे आप तो सबसे पहले आपका दुनिया बहुत बड़ी थी मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया। जो आपका जो गेटवे ऑफ इंडिया है सबसे पहले आता है, ठीक है। सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया आता है, उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ आता है आपका मुंबई में आता है। फिर मुंबई कहाँ आता है आपका, मुंबई आपका आ जाता है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 3, 2 और 5, ठीक है। महाराष्ट्र किस में आता है आपका, महाराष्ट्र फिर आपका किस में आता है आपका भारत में आ जाता है। भारत किस में आता है आपका एशिया में आ जाता है। तो महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा 6 नंबर, और भारत के बाद क्या आता है आपका एशिया। एशिया में कौन सा नंबर आपका चौथा। जो सबसे लास्ट में आएगा एशिया किस में आता है दुनिया में आता है। तो दुनिया कौन सा नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बैठेगा 2, 3, 5, 2, 3, 5, 6, 4, 1। जो आपका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को छांटे। असंगत विकल्प में इन तीनों चारों में जो आपके संबंध नहीं बन रहे, ठीक है। अगर हम बात करें इनमें संबंध की, अगर इसे देखेंगे आप तो इन दोनों में क्या हो रहा है, जो आपका पहला नंबर है, जो आपका फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर, ठीक है, इसका हाफ करके -3 हो जा रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फॉर्मेट बन रहा है। तो देखते हैं क्या हो रहा है, सब में यही होगा, ठीक है। तो 20 + 18 बटे 2, ठीक है। तो -3, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 20 + 18 कितना हो जाएगा आपके 38 बटे 2 -3। तो 38 को अगर हम काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा आपका 19।
तो 19 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 19 माइनस 3 आपका हो जाएगा 16। तो आपका जो बीच वाला नंबर आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है, ये वाला आपका बीच वाला नंबर यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला कैसे चेक करना है, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। दूसरे में कह रहा है ये 18 प्लस 16 बटे 2 माइनस 3, ठीक है, इसमें भी सेम करना है। 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका, 18 प्लस 16 आपका हो जाएगा 34, 34 बटे 2 माइनस 3। तो 34 को अगर हम काटेंगे 2 से कितना जाएगा, 17 दूना 34, तो 17 माइनस 3 कितना जाएगा आपका, 17 माइनस 3 आपका हो जाएगा 14, जो आपका बीच वाला नंबर यहाँ पे भी आ रहा है। तो ठीक है, तो आपका पहला वाला तो सही हो गया, दूसरा वाला भी सही हो गया। अब तीसरा चेक कर लेते हैं, ठीक है, तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा में क्या हो रहा है, 16 प्लस 14 बटे 2 माइनस 3, ठीक है, इसमें भी यही करना है। इसमें 16 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका, 16 प्लस 14 आपका हो जाएगा 30, 30 बटे 2 माइनस 3। तो 30 बटे 2 अगर हम 30 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 यानी 15 माइनस 3। तो 15 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला क्या कह रहा है, 14 प्लस 13 पहला नंबर और तीसरा नंबर बटे 2 माइनस कौन सा 3। इसको करेंगे तो 14 प्लस 3 27। तो ये वैसे भी नहीं कट रहा क्योंकि ये आपका पॉइंट में जा रहा है, तो कितना जाएगा 13 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो ये पॉइंट में तो आपका आंसर आ नहीं रहा है, ये आपका तो पूरा नंबर है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिकली आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है यदि एक मनुष्य एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं आपकी, ठीक है। ये आपका नॉर्थ हो जाएगा यानी आपका ये उत्तर, ये आपका ईस्ट यानी आपका ये पूरब, ये आपका वेस्ट यानी कि आपका ये पश्चिम, और ये आपका साउथ यानी कि ये आपका दक्षिण हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि एक आदमी है जो क्या कहते हैं दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से उसे चलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से चलता हो, ठीक है, ये चला आपका 4 किलोमीटर चलता है आपके दक्षिण में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सवारी करता है और तथा बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इस साइड इसका लेफ्ट होगा, इस साइड इसका राइट होगा। लेकिन जब इसका मुंह ऊपर साइड होगा तो इधर इसका लेफ्ट हो जाता है, इसका राइट हो जाएगा। लेकिन इसका मुंह अभी किस साइड है, नीचे साइड है, तो इसका अपोजिट इसके हो जाते हैं, ठीक है। इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर चलेगा ये हम, तो इधर चलेगा। कितना चल रहा है आपका 2 किलोमीटर आपका लेफ्ट चल रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है वो, सवारी करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो इसका दाएं कहाँ होगा, नीचे साइड, फिर दाएं इसका नीचे साइड हो जाएगा, ठीक है। नीचे साइड चलेगा, कितना 4 किलोमीटर जाता है, वह किस दिशा में है, तो किस दिशा में अभी हो, इस दिशा में, यहाँ से चला था और यहाँ ही है, तो इसका किस में हो, साउथ में आपका हो जाएगा। यानी कि उसकी दिशा जो अभी होगी उसकी दिशा क्या हो जाएगी, आपकी दक्षिण हो जाएगी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि माला की ओर इशारा करते हुए एक कला ने कहा कि वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है, ठीक है। इसमें कह रहा है एक माला है, माला की ओर इशारा करते हुए, एक कोई माला, ये मान लीजिए माला है, ठीक है, इसकी ओर इशारा करा किसने, कला ने। कला ने कहा कि वह मेरे भाई, यानी कि कोई कला का कोई ब्रदर रहा होगा, ठीक है, ब्रदर यानी कि पॉजिटिव मेल है तो पॉजिटिव हो जाएगा। भाई की इकलौती बहन, भाई की इकलौती बहन यानी यही हो जाएगी, इकलौती बहन है तो यही इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। की पुत्री, तो इसकी पुत्री कौन है, पुत्री है, तो इसकी पुत्री कौन है, इसकी माला इसकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है। तो माला इसकी पुत्री हो जाएगी। तो कह रहे हैं माला और कला का क्या संबंध है, तो माला और कला का क्या संबंध हो जाएगा, अपनी बेटी और पुत्री का इनका संबंध हो जाएगा। ये था दोस्तों आपका आज का सॉल्यूशन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।